So hello everyone, welcome back to Being Economist YouTube channel. So as you know, we are actually on MCQ series of Finance Account Assistant, and it is our ninth topic on this particular series. इससे पहले हम 8 टॉपिक कर चुके हैं. There are various types of topics are there, and for today we have uh, characteristics and problems of developing economies or developing countries, and all the MCQs. As you know, the most of the MCQs are PYQ of any exam, and कोई ना कोई एग्जाम, किसी ना किसी एग्जाम के वो PYQ हैं, और मोस्ट प्रोबेबली मतलब जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो इसमें ऐड किए गए हैं. बिफोर गोइंग, हर बार की तरह मैं आपको एक इंट्रोडक्शन छोटा सा अपने मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में दे दूं कि प्ले स्टोर पे आपको बीइंग इकोनॉमिस्ट नाम से हमारा मोबाइल एप्लीकेशन दिखेगा. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, अदरवाइज आप इसे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं. हमारे 2 कोर्सेज, पहला इकोनॉमिक्स का एंड सेकंड स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है, दोनों ही इस पे अवेलेबल हैं. आप जाएंगे, वहां रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, वहां इसके नोट्स हैं जो इजीली अवेलेबल हैं और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. लिंक्स आर अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन एंड एज वेल एज आप इसे प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा. इसके अलावा जितने भी पीडीएफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज के, इस सीरीज के एमसीक्यू सीरीज का जो पीडीएफ है, ये एमसीक्यू वाला, ये मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है. ठीक है, कुछ दिन पहले ही हमने अपलोड किया था जितने टॉपिक्स हुए थे, तो इसलिए इसका लिंक भी, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है. आपको कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप हमें इस अपने इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं. विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम जल्दी से आज का टॉपिक शुरू करेंगे. that's characteristics and problems of underdeveloping countries, or we can say developing countries or developing nations. So here the first question regarding this particular series, particular topic. और हर बार की तरह जो नए टाइप के ट्रेंड्स जो कि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी इसमें ऐड हैं. ठीक है, सो पहले इजी टॉपिक्स, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन on your screen is which of the following is the key characteristic of developing country, है ना. Because our lecture, or sorry, our topic is basically on these characteristics and as well as on problem. So MCQ जो आप देखोगे that are mixed kind, जो कि characteristics पे भी होंगे और problems पे भी होंगे, है ना. Problems हम सबने lectures में पढ़ा है. There are certain problems in developing countries, likewise overpopulation, likewise low investment, likewise poverty, inequality, है ना. तो इन सब के ऊपर क्वेश्चंस होंगे, एज वेल एज इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन होंगे. सो पहला क्वेश्चन ही आपका कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर है कि डेवलपिंग कंट्रीज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. सो द फर्स्ट वन इज ऑप्शन ए, हाई पर कैपिटा, लो पॉपुलेशन ग्रोथ, लो पर कैपिटा, या फिर हाई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. सो आप इसे इजीली एलिमिनेट कर चुके होंगे कि इसका राइट आंसर है लो पर कैपिटा इनकम. एक बहुत ही क्रॉनिक कैरेक्टरिस्टिक किसका, इन डेवलपिंग कंट्रीज का, कि यहाँ पर कैपिटा इनकम. एंड द रीजन बीइंग, मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा कि इस लो पर कैपिटा के पीछे के रीजंस क्या है ना. क्योंकि आपको पता है, हम साथ ही साथ इसकी एक्सप्लेनेशंस, मेरा ज्यादा मोटिव यह है कि एक बार इन एमसीक्यूज के थ्रू आपको पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाए. ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड, डेवलपिंग कंट्रीज आर मेनली डिपेंडेंट ऑन. सो इजी है बिल्कुल क्वेश्चन कि इन सभी सेक्टर्स में से, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, फाइनेंशियल, जो भी आप सेक्टर्स में ऐड कर सकते हैं, उनमें से किसके ऊपर सबसे ज्यादा डिपेंड रहती हैं ये डेवलपिंग कंट्रीज. तो आप इसे इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर जो है, अलाइड एक्टिविटीज जो हैं, उनके ऊपर ज्यादा डिपेंड रहती हैं ये डेवलपिंग कंट्रीज. क्वेश्चन नंबर थर्ड, which of the following is a major problem in developing countries. इन सब में से क्या मेजर प्रॉब्लम है. हालांकि सभी प्रॉब्लम है, लेकिन मेजर प्रॉब्लम क्या है डेवलपिंग कंट्रीज की. क्या ओवर पॉपुलेशन इसकी, ओवर प्रोडक्शन इसकी प्रॉब्लम है, एक अनएम्प्लॉयमेंट इसकी प्रॉब्लम है, एक्सेस सेविंग या हाई एक्सपोर्ट. एक्सेस सेविंग और हाई एक्सपोर्ट तो हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शंस ही मुझे लगता है इसमें नहीं होने चाहिए थे. हाँ, लो सेविंग्स कह सकते थे, लो एक्सपोर्ट कह सकते थे. ठीक है, तो आप इसे एक तरह से करेक्शन के तौर पे से कैंसिल आउट कर दीजिए.
तो ओवर प्रोडक्शन और अनएम्प्लॉयमेंट में से अनएम्प्लॉयमेंट जो है एक मेजर प्रॉब्लम है किसका, इन डेवलपिंग कंट्रीज का, कि डेवलपिंग कंट्रीज की लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स और लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक चीज जो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है जी। देन क्वेश्चन नंबर 4, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट जो एक प्रॉब्लम है उसी में से निकल के आया टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में से डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। सो इसका क्या मतलब होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है ये बहुत ज्यादा पाया जाता है इन डेवलपिंग कंट्रीज में। तो क्या इसे नो एम्प्लॉयमेंट से जोड़ के देखा जाता है, या वर्कर्स वर्किंग पार्ट टाइम इसे कहा जाता है, या मोर वर्कर्स देन रिक्वायर्ड कहा जाता है, या सीजनल एम्प्लॉयमेंट को सीजनल एम्प्लॉयड बेसिकली सीजनल एम्प्लॉयड को डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। सो आप सबको पता है, मैंने हर लेक्चर में इसे ज्यादा स्ट्रेस देके पढ़ाया है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को, कि इसे उस सिचुएशन को माना जाता है जिसमें जितने लेबर्स की जरूरत है उससे ज्यादा लेबर लगाए जाएं, या ज्यादा लेबर लगाए ना जाएं, ज्यादा लेबर काम कर रहे हो, है ना, खुद की मर्जी से या आपकी मर्जी से, बट द थिंग इज कि उतने लेबर्स की जरूरत नहीं है जितने आपने लगा के रखे हैं। दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड। और देर आर सर्टन डिफरेंट concepts are also there. Sometimes we actually compare this disguised unemployment with marginal प्रोडक्टिविटी, है ना, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी में भी आपने देखा कि मैंने इस कंसेप्ट के बारे में पढ़ाया कि जब हर एक एडिशनल जुड़ने वाले लेबर से मिलने वाली प्रोडक्टिविटी नील हो जाए, जीरो हो जाए, तो वो फिर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड ही होता है। ठीक है जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, हाई डिपेंडेंसी रेशियो। हाई डिपेंडेंसी रेशियो मीन्स, है ना, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक और वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ दिस डेवलपिंग कंट्री। आपने बहुत कम बुक्स में, बहुत कम लेक्चर्स में इसका जिक्र सुना होगा हाई डिपेंडेंसी का, बट यस इट इज देयर, इट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। क्या इसका मतलब है कि ज्यादा वर्किंग पॉपुलेशन है? क्या इसका मतलब है कि ज्यादा नॉन वर्किंग पॉपुलेशन है? क्या इसका मतलब है कि इक्वल पॉपुलेशन है, या इसका मतलब है लेस पॉपुलेशन है? So what does this mean? What does this high dependency ratio mean? So actually it is more non-working population, है ना। non-working population जब ज्यादा होगी तो actually working population कम हो जाएगी, वर्किंग पॉपुलेशन कम हो जाएगी। और जब वर्किंग पॉपुलेशन कम हो जाएगी सो इट इज एक्चुअली इनकरेज द हाई डिपेंडेंसी रेशियो, है ना। इट सिंपली मीन्स कमाने वाले लोग कम हैं और खाने वाले लोग ज्यादा हैं, तो वो जो कमाने वाले लोग हैं उनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, बाकी ना कमाने वाले लोग। ठीक है, तो नॉन वर्किंग पॉपुलेशन का ज्यादा हो जाना ही कहलाता है हाई डिपेंडेंसी रेशियो। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, next question, which of the following sector is underdeveloped in the most developing countries? इनमें से किस सेक्टर को अंडरडेवलप्ड मतलब होता ही होता है, अंडरडेवलप कहा जाता है या अंडरडेवलप ही होता है डेवलपिंग कंट्रीज में? ध्यान से समझे क्वेश्चन को। डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर भी इनमें से किस सेक्टर को हम अंडरडेवलप्ड कहते हैं? ठीक है, किस सेक्टर को हम अंडरडेवलप्ड कहते हैं? सो ऑल सेक्टर्स आर देयर। वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट 3 टाइप्स ऑफ सेक्टर्स, द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, और वी कैन से एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस। सो इनमें से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो अंडर डेवलप्ड होता है डेवलपिंग कंट्रीज में। दैट इज वाई हम उन्हें इस क्राइटेरिया में रखते हैं, डेवलपिंग वाले क्राइटेरिया में रखते हैं, बिकॉज उनका एग्रीकल्चर के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी होती है, ठीक है, या प्राइमरी के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी होती है, लेकिन इंडस्ट्री कहीं ना कहीं पीछे उनका रह जाता है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ एग्रीकल्चर इन डेवलपिंग कंट्रीज? इनमें से क्या फीचर है एग्रीकल्चर के? काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डेवलपिंग कंट्रीज में एग्रीकल्चर्स आर बेसिकली मीन्ड डिफरेंट फॉर ईच कंट्री, ईच ऑफ द कंट्री। बेसिकली हर कंट्री के लिए एग्रीकल्चर सिमिलर नहीं है, इस चीज को सोचें जरा। एग्रीकल्चर फॉर यूएस, एग्रीकल्चर फॉर इंडिया, एग्रीकल्चर फॉर पाकिस्तान एज वेल डिफरेंट मायने रखते हैं इनके। ठीक है, मतलब नेशंस के अकॉर्डिंग भी डेफिनेशंस आर
आर चेंज्ड अबाउट दिस एग्रीकल्चर। सो कहीं पे ये एग्रीकल्चर कमर्शियल फार्मिंग होगी जैसे यूएस, ठीक है, जैसे यूके, कहीं पे ये मैकेनाइज्ड होगी, वही अगेन यूएस से डेवलप्ड कंट्रीज, कहीं पे ये सब्सिस्टेंस होंगी, अगेन लाइक दिस डेवलपिंग नेशंस के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ये सिर्फ सब्सिस्टेंस फार्मिंग है। इसका मतलब क्या है मैं अभी समझाता हूं। और किसी के लिए लार्ज स्केल फार्मिंग होगी, ठीक है। अब जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें फार्मिंग, उनमें खेती बाड़ी, उनमें एग्रीकल्चर बेसिकली सब्सिस्टेंस लेवल की होती है। इट सिंपली मीन्स फार्मर्स आर एबल टू कल्टीवेट ओनली फॉर देमसेल्फ, ठीक है, वो सिर्फ अपने लिए, जितना खाने के लिए, अपना जिंदगी गुजारा करने के लिए ही कल्टीवेट करते हैं, उतना ही उससे निकाल सकते हैं फार्मिंग से। वो इतना नहीं कल्टीवेट करते कि उस प्रोड्यूस को वो मार्केट में जाके बेच सके। जब तक उसे मार्केट में जाके बेचेंगे नहीं तो वो कमर्शियल फार्मिंग नहीं बनेगी, ठीक है। या मार्केट में जाके बेचने को कहें, या फिर यूं कहें कि उस तरह की चीजें उगाई जाएं, उस तरह की चीजें कल्टीवेट की जाएं, लाइक आपके पास ये दिस शुगर कैन आर देयर, कॉटन आर देयर, है ना, जो चीजें की जिनकी वैल्यू है उन्हें हम कैश क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है, वो कमर्शियल फार्मिंग होगी। बट कंट्रीज लाइक, मतलब कंट्रीज जो डेवलपिंग है वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग पे ही स्टिल स्टैंड होती हैं, क्योंकि वो उतना ही कर पाती हैं जितना कि उनके लिए सफिशिएंट हो, ठीक है। वो ये नहीं सोचते कि इसे हम बेचें या इससे आगे और इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is problem related to education in developing countries? एजुकेशन के रिलेटेड क्या प्रॉब्लम जो है डेवलपिंग नेशंस में फेस की जाती है या फिर क्या प्रॉब्लम होती है? द फर्स्ट वन इज हाई लिटरेसी। नो, हाई लिटरेसी तो हो ही नहीं सकती। लो इनरोलमेंट, स्किल्ड वर्कफोर्स, हाई प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो आप तीनों ही देखोगे प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली ऑप्शंस आर नॉट बेसिकली जो जिस तरह के होने चाहिए थे नहीं है, क्योंकि इसे आप इजीली एलिमिनेट मेथड से भी कर सकते हैं। सो लो इनरोलमेंट रेशियो इज बेसिकली अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू एजुकेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is a social problem in developing countries? प्रॉब्लम्स में से सोशल प्रॉब्लम पूछा गया है, तो इनमें से क्या सोशल प्रॉब्लम है? क्या इन्फ्लेशन एक सोशल प्रॉब्लम है? क्या पॉवर्टी एक सोशल प्रॉब्लम है? क्या लो ग्रोथ होना एक सोशल प्रॉब्लम है? क्या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होना एक सोशल प्रॉब्लम है? सब की सब ही प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इनमें से क्या है जो सोशल प्रॉब्लम है डेवलपिंग कंट्रीज की? तो ऑफ कोर्स पॉवर्टी one of the social stigma, social problem related to developing countries. Question number 10, which of the following sector show disguise unemployment the most? ऑलरेडी एक क्वेश्चन इससे आ चुका है, अब उसी डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूं, क्योंकि मैंने जितना ऑब्जर्व किया है वेरियस क्वेश्चन पेपर्स को, जितने पुराने क्वेश्चन पेपर्स मैंने कंसल्ट किए, तो इस डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट पे ज्यादा फोकस किया गया है, ठीक है। सो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट किस सेक्टर में सबसे ज्यादा होता है? मैंने बहुत बार हर लेक्चर में ये समझाया है कि एग्रीकल्चर के अंदर सबसे ज्यादा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, नाउ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। 10 ही क्वेश्चन मैंने सिंपल ऐड किए थे, उसके बाद सभी जो है वो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट, डेवलपिंग कंट्रीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो पर कैपिटा। ऑफ कोर्स डेवलपिंग कंट्रीज जो होती हैं वो लो पर कैपिटा, उनके अंदर लो पर कैपिटा होता है। हाई पर कैपिटा इनकम ऑलवेज इंश्योर हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि यहां होती तो लो पर कैपिटा है, समझ गए हम कि लो पर कैपिटा होती है किसमें? डेवलपिंग कंट्रीज में। अच्छा, पर कैपिटा इनकम होती क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए। मैंने आई थिंक इससे पहले वाले लेक्चर में काफी अच्छे से मैंने ये समझाया, 5 लोगों की एग्जांपल लेके समझाया कि सबके पास में मान लें किसी के पास 200, किसी के पास 100, किसी के पास 25 है ना। आपको याद होगा जो जिसने भी ये लेक्चर, इससे पहले वाला लेक्चर देखा है, तो उसमें हमने ये देखा कि पर कैपिटा इनकम का मतलब है कि हर किसी के पास एवरेज इनकम कितनी है, ठीक है। मैंने क्या टर्म यूज किया? एवरेज इनकम। हर किसी के पास एवरेज इनकम क्या है, और जब आप टोटल इनकम को टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे, आपको पर कैपिटा निकल के आ जाएगा, है ना। ये तो स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा, हाई पर कैपिटा। अगर ये पर कैपिटा ज्यादा है तो इसका मतलब है कि हमेशा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई ही होगा, हमेशा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई ही होगा। आप वो पुराने लेक्चर वाली बात याद करें,
कि जिसमें मैंने कहा था कि हाँ एवरेज तो 200 या 100 शायद निकला था, 100 निकल रहा है कि हर किसी के पास 100 है, लेकिन उनमें से जो फोर्थ एंड फिफ्थ पर्सन थे उनके पास तो सिर्फ 25 रुपए थे। इट मीन्स हाई पर कैपिटा नॉट ऑलवेज इंश्योर हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इट मीन्स कि सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है आपका इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है फिर से, डेवलपिंग कंट्रीज जनरली हैव हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। डेवलपिंग कंट्रीज में जनरली हाई पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। ठीक है, हाँ ऑफ कोर्स होती है, क्योंकि देर आर सर्टेन रीजंस बिहाइंड हाई पॉपुलेशन ग्रोथ। अवेयरनेस कम होना, फैमिली प्लानिंग या फैमिली पॉलिसीज ना होना, है ना। देर आर नंबर ऑफ रीजंस आर देयर। फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज प्रेशर ऑन रिसोर्सेज। अगेन दोनों ही स्टेटमेंट्स ठीक दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होगी उतना ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से प्रेशर जो है वो किसके ऊपर पड़ेगा, रिसोर्सेज के ऊपर। रिसोर्सेज लाइक लैंड एक रिसोर्स है, लैंड यूज बढ़ेगा, ऑक्यूपेशन बढ़ेगी, हर जगह घर बनाएंगे लोग, है ना। तो रिसोर्स जैसे लैंड है, फॉरेस्ट एक रिसोर्स है, वाटर एक रिसोर्स है, एयर एक रिसोर्स है, हाउसिंग, ऑल सच थिंग्स आर रिसोर्सेज, है ना। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, स्टेटमेंट फर्स्ट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इंप्लाइज जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। क्या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है? मैंने अभी बताया यस होती है, इसलिए ये स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा, इट इज मोस्टली फाउंड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि इट इज मोस्टली फाउंड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, नॉट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, है ना। सो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14, डेवलपिंग कंट्रीज फेस लो कैपिटल फॉर्मेशन। ऑफ कोर्स जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनमें कैपिटल फॉर्मेशन लो होता है। अब कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है, सिंपली आप इसे समझें कि इन्वेस्टमेंट का रेट जो है वो इसमें कम होता है। मतलब पीपल आर नॉट बेसिकली एबल टू इन्वेस्ट मोर। इसके पीछे रीजंस आपने अभी एक क्वेश्चन पढ़ा सब्सिस्टेंस, है ना, सब्सिस्टेंस फार्मिंग वाला। तो क्योंकि ज्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में है ना, यही पढ़ा हमने, एग्रीकल्चर सेक्टर में है, प्राइमरी में है, और प्राइमरी में भी वो क्या कर रहे हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर रहे हैं, मतलब जितना अपने लिए खाने पीने के लिए हो जाए। अगर उनके पास सरप्लस ही नहीं बचेगा, ठीक है, सरप्लस का मतलब एक्स्ट्रा इनकम, खाने के बाद जो बचेगा, सरप्लस नहीं बचेगा तो उसे वो री इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जब तक री इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगा। ये पूरा लॉजिक है इसके पीछे, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है, हाई सेविंग रेट इज द रीजन फॉर लो पर कैपिटा। नो, हाई सेविंग रेट की वजह से लो पर कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि लो सेविंग रेट की वजह से लो कैपिटल फॉर्मेशन है। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत है, ओनली वन जो है इसमें राइट आंसर आपका रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, फर्स्ट स्टेटमेंट, infrastructure is generally inadequate in developing countries. Of course, one of the major problem in developing countries के इनके अंदर infrastructures like road, like buildings like hospitals, schools, colleges, है ना, such infrastructure is not available in these developing countries, है ना। जनरली इसमें inadequate होता है, adequate नहीं होता, मतलब जितना चाहिए उतना नहीं होता। स्टेटमेंट फर्स्ट ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, दिस इफेक्ट्स प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ। ऑफ कोर्स प्रोडक्टिविटी तब होगी जब अच्छी रोड, सड़कें, बिल्डिंग कनेक्टिविटी होगी, जब हॉस्पिटल्स होंगे, स्कूल्स होंगे, कॉलेजेस होंगे, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ग्रोथ भी बढ़ेगी। तो दोनों ही ऑप्शन सही है, सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, फर्स्ट स्टेटमेंट, ड्यूलिज्म एग्जिस्ट इन डेवलपिंग इकोनॉमी। ऑफ कोर्स अब ड्यूलिज्म का मतलब क्या है, उसी मतलब में से ही, ड्यूलिज्म के मतलब में से ही सेकंड स्टेटमेंट है, दैट इट मींस कोएग्जिस्टेंस ऑफ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल सेक्टर्स, है ना। हर एक डेवलपिंग कंट्रीज में ऑल्दो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग एक ही तरह की टर्म दोनों यूज की जाती है। थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, मैंने लेक्चर में भी समझाया था कि इनमें क्या होगा,
इनमें दो तरह की इकोनॉमीज आपको दिखेंगी दैट वी कॉल्ड एज पैरेलल इकोनॉमी और ड्यूलिज्म। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्यूलिज्म, है ना। तो उनमें से एक ड्यूलिज्म यह है कि यहां पे दो इकोनॉमीज रन करती हैं एक साथ, एक तो मॉडर्न है, ठीक है, और एक ट्रेडिशनल है। यानी एक ऐसी इकोनॉमी है जिसमें सब कुछ अच्छा चल रहा है, वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी है, वहां पे लोग अच्छा कमा भी रहे हैं, पर कैपिटा उनका अच्छा है। बट अनदर साइड एक और इकोनॉमी है दैट इज रूरल इकोनॉमी, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है, वो काफी पीछे रह चुकी है, ठीक है, वो इकोनॉमी काफी पीछे रह चुकी है, कुछ लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। तो ये एक ड्यूलिज्म होता है, डिवाइड होता है किसके अंदर, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है, सी इसका राइट आंसर रहेगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17, ऑप्शन 1, स्टेटमेंट 1, income inequality is high in developing countries, again one of the major problem, ठीक है। मैंने कहा जितने भी एमसीक्यूज होंगे मेजर प्रॉब्लम्स और कैरेक्टरिस्टिक्स पे होंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक ही वही है। इसके अलावा भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है, बट मेनली क्वेश्चंस आर ऑन दिस प्रॉब्लम्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सो इनकम इनइक्वालिटी इज हाई इन डेवलपिंग कंट्रीज, है ना, वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम। यस, स्टेटमेंट फर्स्ट तो रहेगी। दिस लीड्स टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ठीक है, ये लीड करता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ऑफ कोर्स जितनी ज्यादा इनइक्वालिटीज होंगी उतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन, जो बंटवारा हो रखा है इनकम का, वेल्थ का, वो अनइक्वल होगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, एग्रीकल्चर इन डेवलपिंग कंट्रीज इज ऑफ्टन सब्सिस्टेंस बेस्ड, हमने पढ़ा, अभी पढ़ के हटे हम। यस, इट इज सब्सिस्टेंस बेस्ड। सब्सिस्टेंस का मतलब भी मैंने समझा दिया, सिर्फ उतना जितना खुद खाना है, ठीक है, खुद के लिए जितना हो सके सफिशिएंट, उसके ऊपर नहीं है सरप्लस कि उसे मार्केट में जाके बेच सके, ठीक है। इट इज बेसिकली कॉल्ड सब्सिस्टेंस। सेकंड स्टेटमेंट, प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट पर्पस। नो, प्रोडक्शन इज बेसिकली मेनली फॉर किसके लिए, सेल्फ पर्पस, है ना, सेल्फ कंजम्पशन, नॉट फॉर मार्केट पर्पस। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, सो ऑप्शन ए इज द राइट वन। क्वेश्चन नंबर 19, human capital is generally weak in developing countries. One of the problem in this developing countries. तो first statement तो ठीक है। Second, this is due to poor education and healthcare. Of course, human capital का मतलब ही है जो उसकी पॉपुलेशन है, जो उसके लोग हैं, जो उसके पीपल हैं, जो उसके सिटीजन्स हैं उस कंट्री के, वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर वो वीक हैं तो डेफिनेटली वहां का एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ केयर सिस्टम इज नॉट वेल। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर राइट। क्वेश्चन नंबर 20, स्टेटमेंट 1, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉमन इन डेवलपिंग कंट्रीज। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉमन इन डेवलपिंग कंट्रीज। क्या है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट? वन ऑफ द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। देर आर नंबर्स ऑफ number of types of these unemployment. There are structural, there are frictional, there are disguised, there are seasonal, there are we can say underemployed, unemployed, ठीक है। तो काफी सारे टाइप्स हैं, उनमें से एक टाइप है स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल टाइप क्या है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉमन इन डेवलपिंग कंट्रीज। ये तो स्टेटमेंट ठीक है कि ये डेवलपिंग कंट्रीज में कॉमन होता है। इसका मतलब यह है कि इट अराइज ड्यू टू मिसमैच बिटवीन स्किल्स एंड जॉब्स, कि ये इसलिए होता है क्योंकि जो मिसमैच होता है बिटवीन स्किल्स और जॉब्स के बीच में, ठीक है, कि जो आपकी स्किल है और जो आपकी जॉब है वो उसके बीच में मिसमैच हो रहा है, ठीक है। इस वजह से होने वाले अनएम्प्लॉयमेंट को स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, स्टेटमेंट फर्स्ट, डेवलपिंग कंट्रीज एक्सपीरियंस रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज एक्सपीरियंस रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या ऐसा होता है कि डेवलपिंग कंट्रीज एक्सपीरियंस करती हैं रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन? और दूसरा, इंडस्ट्रियल सेक्टर डोमिनेट्स एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट्स को अच्छे से सुने। एक तो डेवलपिंग कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा होता है, क्या ऐसा है? और दूसरा, इंडस्ट्रियल सेक्टर इस डेवलपिंग कंट्रीज में डोमिनेट होता है। दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। पहली तो डेवलपिंग कंट्रीज रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सपीरियंस नहीं करती बल्कि लीस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्सपीरियंस करती हैं। और दूसरा, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो डोमिनेट नहीं करता एम्प्लॉयमेंट में, बल्कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो डोमिनेट करता है एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, ना कि इंडस्ट्रियल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट करता है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत है।
ठीक है, डी जो है इसका राइट आंसर रहेगा, नाइदर फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 22। पहला स्टेटमेंट क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ्टन डिपेंड अपॉन एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स। ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो मेनली क्या एक्सपोर्ट करती हैं, प्राइमरी गुड्स को, है ना, जैसे कि एग्रीकल्चर से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स। ठीक है, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स। और दूसरा, दीज गुड्स हैव स्टेबल एंड हाई प्राइस इन इंटरनेशनल मार्केट। नहीं, ये जो गुड्स हैं, मतलब प्राइमरी जो गुड्स हैं, इनके प्राइस भी स्टेबल नहीं होते मार्केट में, और दूसरा हाई प्राइस नहीं होते, इनके लो प्राइस होते हैं। हाई प्राइस किसके होते हैं, कैपिटल गुड्स के, ना कि प्राइमरी गुड्स के। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, सेकंड गलत है, तो ओनली ए जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। ठीक है, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसका मतलब क्या है कि हम शिफ्ट हो रहे हैं फ्रॉम एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ। ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, दूसरा, दिस शिफ्ट ऑलवेज रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट इमीडिएटली। नाउ आप जहां पे भी आप स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे, वहां पे ये चीज आप नोटिस करोगे कि ये इमीडिएट इफेक्ट नहीं है। ठीक है, ये एक स्लो प्रोसेस है। ठीक है, धीरे धीरे चलने वाला प्रोसेस है। इंडस्ट्री से जब आप एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ जाओगे तो ये एक स्लो प्रोसेस है, ना कि एक फास्ट प्रोसेस है। तो ऑफ कोर्स इट रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, नो डाउट, बट ये इमीडिएटली अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस नहीं करता। ठीक है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए रहेगा, और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये इसमें लिखा है इमीडिएटली, अगर इमीडिएटली ना होता तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट ठीक होती। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 24। स्टेटमेंट फर्स्ट, हाई डिपेंडेंसी रेशियो रिड्यूस सेविंग इन द इकोनॉमी। ऑफ कोर्स मैंने आपको पहले बताया हाई डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब क्या है, और अगर वो ज्यादा है तो उससे सेविंग्स रिड्यूस होंगी, क्योंकि आप उन लोगों को भी खर्चा कर रहे हो जो शायद उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर, तो आप अपनी सेविंग्स से खर्चा करेंगे, है ना, तो उससे सेविंग्स रिड्यूस तो होंगी। फर्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट, लो सेविंग लिमिट कैपिटल फॉर्मेशन। ऑफ कोर्स लो सेविंग बेसिकली लिमिट्स इन्वेस्टमेंट, है ना, तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 25। स्टेटमेंट फर्स्ट, पॉवर्टी इन डेवलपिंग कंट्रीज इज ओनली एन इकोनॉमिक इशू। पॉवर्टी जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज में एक इकोनॉमिक इशू है। नो, अभी हमने पढ़ा है कि सोशल इशू है। ठीक है, ये इकोनॉमिक इशू नहीं है, ये एक सोशल इशू है। दूसरा, इट ऑल्सो इंक्लूड लैक ऑफ एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज। यस, पॉवर्टी बेसिकली इंक्लूड्स लैक ऑफ एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज। ठीक है, नो डाउट, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है, इकोनॉमिक नहीं है, ये सोशल इशू है। इकोनॉमिक भी है एज वेल एज सोशल भी है। और दूसरा जो स्टेटमेंट है वो सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है, तो बी इसका राइट आंसर रहेगा, ओनली सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। स्टेटमेंट फर्स्ट, डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ्टन फेस स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स। है ना, ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं ये फेस करती हैं स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स, मतलब ऐसी प्रॉब्लम जो इनके स्ट्रक्चर में है। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर ही इस तरह का है कि इनके अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा, दीज इंक्लूड रिजिडिटीज इन लेबर एंड प्रोडक्ट मार्केट्स। ऑफ कोर्स दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। इस बॉटलनेक का मतलब प्रॉब्लम्स। ठीक है, दिस प्रॉब्लम्स आर बेसिकली रिलेटेड टू लेबर एंड प्रोडक्ट मार्केट। ठीक है, तो बोथ सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजीज आर मेजर कंस्ट्रेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। ऑफ कोर्स लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो एक मेजर कंस्ट्रेंट है डेवलपिंग कंट्रीज में, नो डाउट, है ना। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम है ना। सेकंड, अडॉप्शन ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स ऑलवेज इंप्रूव एम्प्लॉयमेंट लेवल। ध्यान से सोचो, क्या ये जो मेजर प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजी का डेवलपिंग कंट्रीज में, ये तो चलो ठीक है, राइट है, लेकिन क्या अडॉप्ट करने से कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स को इंप्रूवमेंट हो सकती है एम्प्लॉयमेंट लेवल में? कहां पे? इन डेवलपिंग कंट्रीज में कभी भी नहीं हो सकती। क्यों? जरा जो गौर से सोचें कि हमें चाहिए लेबर इंटेंसिव, हमें क्या चाहिए? लेबर इंटेंसिव, क्योंकि यहां पे ज्यादा लेबर है इन कंट्रीज में। लेबर इंटेंसिव की वजह से इंप्लॉयमेंट इंप्रूव हो सकता है, ना कि कैपिटल की वजह से। कैपिटल उन कंट्रीज में हो सकता है जहां कैपिटल ज्यादा है, टेक्नोलॉजी अच्छी है। ठीक है, सो ओनली वन स्टेटमेंट जो है वो इसमें करेक्ट है। 28,
फर्स्ट स्टेटमेंट, इन डेवलपिंग इकोनॉमीज लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो इज जनरली हाई ड्यू टू पॉवर्टी। यस, क्योंकि पॉवर्टी है, लोगों को काम बहुत कम मिलता है और जिसे मिलता है वो उसमें ज्यादा पार्टिसिपेट करता है। जिस भी तरह का काम मिल जाए वो उसमें पार्टिसिपेट करेगा, तो इसलिए ये पार्टिसिपेशन रेट तो ज्यादा होता है, नो डाउट। लेकिन हाई पार्टिसिपेशन रेट ऑलवेज इंडिकेट बेटर इंप्लॉयमेंट कंडीशन? नो, इसका यह मतलब नहीं है कि उन्हें इंप्लॉयमेंट ज्यादा मिल रहा है तो मतलब ज्यादा पार्टिसिपेशन रेशियो है तो इसका मतलब यह है कि वो उनकी इंप्लॉयमेंट कंडीशन भी अच्छी है। नहीं, वो ज्यादातर वो लोग मजबूरी में काम कर रहे हैं, बिकॉज दे आर पुअर, वहां पॉवर्टी ज्यादा है। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, फर्स्ट स्टेटमेंट, इनफॉर्मल सेक्टर कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू एम्प्लॉयमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। Informal and formal, there are two types of sector in this developing countries. Informal वो हो गया जो बेसिकली हमें सामने नहीं दिखाई देता, ठीक है, साइड बाय साइड चलता है, जहां पे प्रॉपर ट्रांजैक्शंस नहीं होती, ठीक है। फॉर्मल वो हो गया जैसे प्रॉपर गवर्नमेंट जॉब्स, इस तरह के फॉर्मल सेक्टर्स, ठीक है। तो क्या इनफॉर्मल सेक्टर ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयमेंट में डेवलपिंग कंट्रीज में? ऑफ कोर्स, ये तो राइट स्टेटमेंट है। सेकंड, वर्कर्स इन दिस सेक्टर, दिस इनफॉर्मल सेक्टर जनरली लैक जॉब सिक्योरिटी एंड बेनिफिट्स। ऑफ कोर्स, अगर आपके पास में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आप कोई इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो आपके पास जॉब सिक्योरिटी का भी इशू होगा और बेनिफिट्स का भी इशू होगा। बेनिफिट्स लाइक पेंशन, है ना, ये नहीं होगी। जॉब सिक्योरिटी मतलब किसी भी टाइम आपको निकाला जा सकता है। तो ये दोनों ही इसमें जो है वो मिलेंगे आपको, किसमें? इनफॉर्मल सेक्टर में। तो बोथ, सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30, फर्स्ट स्टेटमेंट, लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज कंस्ट्रेंड इन डेवलपिंग कंट्री। अगेन एक प्रॉब्लम है डेवलपिंग कंट्री की, राइट स्टेटमेंट है। और सेकंड, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट हैज नो रोल इन प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप। नो, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट का रोल होता है किसमें? एंटरप्रेन्योरशिप को इसको प्रमोट करने में। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। सो ये थे आपके 30 क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस characteristics एंड प्रॉब्लम्स ऑफ अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। होपफुली ये आपके लिए यूजफुल रहे होंगे। इसे आप ज्यादा शेयर करें सब लोगों के साथ में। थैंक यू।